नवे नवे आलीशान महल रूपी विला में कदम रखते ही लू चंगशेंग बिना एक पल की भी फालतू देरी किए अपने उस मखमली चमड़े के स्टोरेज बैग के भीतर से घर को व्यवस्थित करने के लिए कुछ जरूरी साजो सामान बाहर निकाला। और फिर वह सीधे अपनी उस नई जादुई साधना गुफा यानी ट्रेनिंग रूम के शांत वातावरण के भीतर एकांत में बैठकर गहरी समाधि और कड़े अभ्यास के महाअभियान में पूरी तरह से लीन हो गया, ताकि वह बहुत ही बारीकी से इस सच को परख सके कि इस पावन ग्रीन बांबू वेल की पावन धरती के नीचे बहने वाली इस दूसरे स्तर की जादुई नस यानी सेकंड टियर स्पिरिचुअल वेन के ऊपर बैठकर साधना करने से ब्रह्मांड की जादुई ऊर्जा को शरीर के भीतर खींचने की जो असली ताकत और रफ्तार हासिल होती है, वह उस बाहरी चिंगजू मैनर के बेहद साधारण और पहले स्तर की जादुई नस यानी फर्स्ट टियर स्पिरिचुअल वेन के मुकाबले आखिरकार कितनी ज्यादा फौलादी और असरदार साबित होती है। ठीक कई घंटों के गहरे ध्यान और कड़े मानसिक अभ्यास का सफर पूरा करने के बाद जब लू छंगशंग ने बहुत ही शालीनता के साथ अपनी दोनों आंखों को खोला, तो उसके उस मर्दाने चेहरे के ऊपर असीम आनंद और भारी कामयाबी की एक बहुत ही अनोखी चमक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि साधना का यह नया तजुर्बा सचमुच साक्षात स्वर्ग के सुख जैसा ही नायाब था। चांगशिंग ने अपनी छाती पर हाथ रखकर बहुत ही गर्व के साथ अपने मन के भीतर कहा कि अरे वाह, यह दूसरे स्तर की जादुई नस तो सचमुच अपनी ख्याति के मुताबिक ही महाअद्भुत जादुई वरदान साबित हुई है, क्योंकि यहाँ के कमरों की हवा के भीतर घुली हुई जो पवित्र जादुई ऊर्जा है, वह उस पुराने मैनर के मुकाबले सीधे कई गुना ज्यादा गाढ़ी, समृद्ध और बेहद भयंकर मात्रा में मौजूद है, जिसने महज कुछ ही घंटों के भीतर मेरे शरीर की आंतरिक चक्र प्रणाली को इतनी दिव्य शक्ति सौंप दी है कि मेरी अमर साधना के बढ़ने की जो असली रफ्तार है, वह पहले के मुकाबले सीधे पूरे 30% के एक बहुत बड़े आंकड़े बढ़ चुकी है, जो किसी भी साधक के लिए सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। साधना के इस शुरुआती मोड़ पर जीते हुए लू चांगशेंग को इस पावन दूसरे स्तर की जादुई नस से हासिल होने वाले उन सभी दिव्य चमत्कारों और बड़े फायदों का साक्षात एहसास अपनी नसों के भीतर बहुत ही साफ तौर पर महसूस होने लगा था, जो उसकी जिंदगी को बदलने वाले थे। और वैसे भी चांगशेंग के दिमाग को इस बात का बहुत अच्छे से इल्म था कि उसकी साधना की गति में होने वाला यह जोरदार इजाफा महज 30% के आंकड़े तक ही इसलिए आकर रुक गया था, क्योंकि इस समय उसके अपने शरीर की आंतरिक नसों के भीतर ब्रह्मांड की जादुई ऊर्जा को पचाने और उसे शुद्ध करने की जो अपनी खुद की जादुई क्षमता थी, उसकी अपनी एक बहुत ही सीमित और बेहद छोटी सी सीमा मौजूद थी, जिसके चलते वह इससे ज्यादा ऊर्जा एक बार में कतई नहीं सोख सकता था। चोंगशेंग को अंदर से इस बात का पूरा भरोसा था कि अगर भविष्य के दिनों में कड़े अभ्यास के दम पर उसके शरीर की यह आंतरिक क्षमता थोड़ी सी और ज्यादा मजबूत हो जाए, तो इस पावन घाटी की दिव्य हवा के प्रभाव से उसकी अमर साधना के बढ़ने की रफ्तार साक्षात प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा तेज और फौलादी बन सकती है, जिससे वह चुटकी बजाते ही बड़े मुकाम हासिल कर लेगा। हालांकि इस बेहद शुरुआती स्तर पर रहते हुए भी अपनी साधना की रफ्तार में होने वाले इस जोरदार और मनचाहे सुधार को देखकर चांगशेंग का वह व्यावहारिक दिमाग अंदर से पूरी तरह से संतुष्ट, बेहद खुश और हद से ज्यादा गदगद हो चुका था, क्योंकि उसे बिना मांगे ही बहुत कुछ हासिल हो चुका था। इस पावन जादुई एहसास के खून में दौड़ते ही लू चांगशेंग के भीतर साधना को लेकर साक्षात एक बहुत ही भयंकर जुनून और असीम दीवानगी का एक पूरी तरह से पैदा उठा, जिसके बाद उसने बाहरी दुनिया से अपना नाता तोड़कर खुद को चौबीसों घंटे उस कड़े अभ्यास की पवित्र अग्नि के भीतर पूरी तरह से झोंक दिया। ठीक 4 दिनों का एक बहुत ही शांत और कड़ा साधना का सफर बीत जाने के बाद इस पावन घाटी का एक बहुत ही वफादार और सीनियर कारिंदा, जिसका नाम लूबो था, वह बहुत ही शालीनता के साथ कदम बढ़ाता हुआ लू चंगशेंग की उस आलीशान नई हवेली के मुख्य दरवाजे पर आधमका। वह सीनियर कारिंदा अपने दोनों हाथों में कबीले के बड़ों की तरफ से भेजी गई साक्षात सोने की बारीक लकीरों और दिव्य नक्काशी से सुसज्जित एक बहुत ही कीमती जादुई ताबीज ब्रश यानी गोल्डन टिप तालिस्मन ब्रश, और इसके साथ ही साथ ताबीज निर्माण की कला के लिए बेहद अनिवार्य माने जाने वाले पूरे 100 से उच्च कोटि के जादुई कागजात और जादुई स्याही का साजो सामान यानी तालिस्मन मेकिंग मटीरियल्स का एक बहुत बड़ा जखीरा चांगशेंग की हथेलियों पर सौंपने के लिए विशेष रूप से यहाँ आया था। बड़ों की तरफ से आए उस सीनियर कारिंदे ने चांगशेंग को सामान सौंपते हुए बहुत ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में कबीले का वह मुख्य आदेश नियमों के मुताबिक आज से ठीक एक महीने के भीतर इन सभी सामग्रियों का सही इस्तेमाल करते हुए पूरे 20 अदद साक्षात आग उगलने वाले खुखार फायरबॉल ताबीज यानी फायरबॉल तालिस्मान्स का सफल निर्माण करके हर हाल में कबीले की मुख्य तिजोरी के भीतर जमा करवाना अनिवार्य होगा। असल में यह कोई नया हुक्मनामा बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह तो साक्षात उस कड़े कॉन्ट्रैक्ट और उस लिखित समझौते की मुख्य शर्तों में से एक मुख्य शर्त थी, जो लू चांगशेंग और इस महान लू खानदान के बड़े बुजुर्गों के बीच बहुत पहले ही पूरी तरह से तय हो चुकी थी, जिसके तहत कबीले का यह फर्ज
बनता था कि वे चांगशेंग को ताबीज बनाने का सारा कच्चा कीमती सामान मुफ्त में मुहैया करवाएंगे और उसके बदले में चांगशेंग अपने जादुई हुनर का इस्तेमाल करके कबीले को तैयार ताबीज सौंपेगा लू चांगशेंग के लिए, जो रात दिन अपनी जादुई गुप्त प्रणाली के दम पर चुटकी बजाते ही सैकड़ों जादुई ताबीजों का ढेर लगा सकता था। उसके लिए महज 1 महीने के लंबे समय के भीतर केवल 20 फायरबॉल ताबीज तैयार करके सौंप देना साक्षात बच्चों के खेल जितना आसान और रत्ती भर भी कोई बड़ी मुसीबत बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह पूरा सौ चांगशेंग के लिए सीधे तौर पर शुद्ध मुनाफे की एक बहुत बड़ी जादुई लॉटरी साबित होने वाला था। हालांकि कबीले के बड़ों की तरफ से अचानक आए सामान के इस पहले जखीरे से इस कड़वे सच का साक्षात संकेत भी चांगशेंग के चतुर दिमाग को बहुत अच्छे से मिल गया था कि यह लू खानदान अभी चांगशेंग की जादुई वफादारी और उसके ताबीज बनाने की असली कला को बहुत ही बारीकी से परखने और उसे कबीले के सांचे में पूरी तरह ढालने के शुरुआती दौर यानी एक नर्चरिंग स्टेज के भीतर ही जी रहा है, जिसके चलते वे अभी उसे छोटा काम सौंप रहे हैं। चांगशेंग को इस बात का पूरा इल्म था कि जैसे-जैसे समय का पहिया आगे घूमेगा और वह कबीले के भीतर अपना भरोसा मजबूत कर लेगा, तो भविष्य के दिनों में बड़ों की तरफ से उसे सौंपे जाने वाले ताबीजों की जो असली मात्रा होगी और उन जादुई ताबीजों की जो असली क्वालिटी और उनका जो भयंकर मारक स्तर होगा, उसे सीधे कई गुना ज़्यादा बढ़ाकर बहुत ऊंचे पायदान पर ले जाया जाएगा, जिसके लिए उसे मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। देखते ही देखते और पलक झपकते ही समय का पहिया बहुत ही तेजी के साथ घूम गया और लू चांगशेंग को इस खूबसूरत पावन ग्रीन बाम्बू वाली की आलीशान हवेली के भीतर अपने पूरे परिवार और पत्नियों के कुनबे के साथ चैन की बंसी बजाते हुए सीधे पूरे 1 महीने से भी ज्यादा का एक बहुत ही सुखद और लंबा समय पूरी तरह से बीत चुका था और ठीक इसी पावन दिन चांगशेंग की तकदीर का सितारा एक बार फिर जोर से चमका, क्योंकि उसके इस विला के आंतरिक प्रांगण के भीतर साक्षात उसके जीवन के सफर की 8वीं संतान ने रोते हुए इस नश्वर दुनिया के भीतर कदम रखा, जो साक्षात साक्षात ईश्वर का एक बहुत ही सुंदर आशीर्वाद माना जाता था। चांगशेंग के घर अवतरित हुई यह नई नन्ही जान साक्षात एक बहुत ही सुंदर और कोमल सी राजकुमारी जैसी बेटी यानी एक प्यारी सी दौतर थी, जिसके आने से पूरे घर में खुशियां छा गईं। हालांकि जैसे ही उस नन्ही बच्ची ने इस बाहरी दुनिया के भीतर अपनी पहली सांस ली, तो लुचांगशेंग ने बहुत ही उत्सुकता के साथ अपनी जादुई चेतना को उस बच्ची के कोमल शरीर के भीतर दौड़ाकर टटोलने की कोशिश की, तो उसे उसकी नसों के भीतर जादुई तो जड़ की साक्षात कोई भी धड़कन या जादुई ऊर्जा का कोई भी तरंगनुमा प्रवाह दूर दूर तक रत्ती भर भी बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। इस साक्षात एहसास के सामने आते ही चांगशेंग के दिमाग के भीतर यह कड़वी हकीकत साक्षात शीशे की तरह एकदम साफ हो गई कि उसकी इस नवजात बेटी के भाग्य के भीतर भी विधाता की तरफ से जादुई साधना की वे पवित्र जड़ें यानी स्पिरिचुअल रूट्स रत्ती भर भी बिल्कुल नहीं लिखी गई हैं और वह जन्म से एक पूरी तरह साधारण सांसारिक बच्ची है। चूंकि चांगशेंग के वह दिमाग भीतर फिट बैठी हुई वह जादुई गुप्त प्रणाली यानी वह जादुई सिस्टम जन्म के 1 सेकंड के भीतर ही बच्चे के भीतर छुपी हुई उन जादुई जड़ों का साक्षात पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम थी और उस जादुई प्रणाली ने साफ कह दिया था कि बच्ची के भीतर जादुई जड़ें मौजूद नहीं हैं, जिसके चलते एक पिता होने के नाते चांगशेंग के दिल के किसी छोटे से कोने में एक पल के लिए बहुत ही मामूली सी निराशा और एक छोटा सा दर्द अनायास ही उभर आया, जो स्वाभाविक था। हालांकि वह मानसिक निराशा महज एक पल के लिए ही चांगशेंग के चेहरे पर ठहरी और अगले ही पल पूरी तरह से हवा हो गई, क्योंकि पिछले 2 सालों के लंबे सफर के दौरान इतने सारे बच्चों का पिता बनने के बाद अब चांगशेंग का वह व्यावहारिक दिमाग अपने बच्चों के भीतर जादुई जड़ों के होने या न होने जैसी इन दिव्य और कड़वी हकीकतों को बहुत ही गहराई से स्वीकार करना बहुत अच्छे से सीख चुका था और अब वह इन सांसारिक मामलों को पूरी तरह से शांत मन और एकदम तटस्थ भाव के साथ बहुत ही सहजता से स्वीकार करने की एक बहुत ही परिपक्व मानसिक स्थिति पर पूरी तरह आ चुका था। पालने में शांति से सोती हुई अपनी उस नवजात नन्ही बेटी के मासूम और बेहद प्यारे चेहरे को एकटक निहारते हुए लू चांगशेंग के चतुर दिमाग के भीतर अचानक एक बहुत ही मजेदार विचार चमका कि अरे देखते ही देखते समय का पहिया कितनी तेजी से घूम गया, क्योंकि आज के दिन इस चालू महीने की साक्षात अंतिम तारीख पूरी तरह समाप्त होने जा रही है और कल सुबह की पहली किरण के फूटते ही साक्षात एक नए पावन महीने की शुरुआत होने वाली है। चांगशेंग को बहुत अच्छे से याद आया कि मामाफू ने सैर के दौरान उसके कानों में यह राज फूका था कि इस पावन ग्रीन बैम्बू वैली के मुख्य चौक पर हर महीने की पहली तारीख को तड़के ही से कबीले के बड़े साधकों के बीच एक बहुत ही सुंदर और बेहद प्राइवेट जादुई मेले यानी एक छोटे से ट्रेड फेयर का आलिशान आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। चांगशेंग ने अपने दोनों हाथों को आपस में भींचा और अपने मन के भीतर सोचते हुए कहा कि अरे चांगशेंग, इस सच को
चाहकर भी झुठलाया नहीं जा सकता कि तुमने जन्म से लेकर आज तक की अपनी इस पूरी जिंदगी के सफर में असली जादुई साधकों और अमर अमर गुरुओं के बीच लगने वाले इस तरह के किसी नायाब जादुई मेले या उनके आपसी व्यापार के उस अद्भुत नज़ारे को अपनी इन नंग आंखों से कभी जीवन में बिल्कुल नहीं देखा है, तो यह बहुत ही बेहतरीन मौका है जिसके चलते मुझे कल सुबह की पहली किरण के साथ ही कबीले के उस मुख्य चौक पर जाकर इस नायाब जादुई मेले के अद्भुत चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए घर से बाहर कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। असल में इस बात के पीछे का जो असली सच था वह यह था कि जब चांगशेंग कुछ महीने पहले इस पूरे लू कबीले का एक प्रामाणिक ताबीज मास्टर घोषित किया गया था, तो उस पावन मौके पर इस महान लू खानदान के जितने भी बड़े बड़े रसूखदार साधक, मुख्य वारिस और जादुई कबीले की वे सभी अमीर अमर पौध यानी इमोर्टल सीडलिंग्स थी, उन सभी लोगों ने चांगशेंग को खुश करने और उसके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए उसे सोने, चांदी और कीमती जादुई पत्थरों के न जाने कितने ही सो बड़े-बड़े उपहार और कीमती गिफ्ट्स मुफ्त में सौंप रखे थे, जिसके चलते आज के दिन चांगशेंग की तिजोरी के भीतर सांसारिक खर्चों और मौज-मस्ती के लिए एक बहुत ही अच्छी खासी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी यानी भारी मात्रा में जादुई पत्थर पूरी तरह से जमा हो चुके थे। और यही मुख्य वजह थी कि चांगशेंग के दिल के भीतर भी इस बात की एक बहुत ही तीव्र ललक और भारी कौतूहल हिलोरे मार रहा था कि वह खुद अपनी आंखों से चलकर बड़ों के रहने के इस मुख्य आंतरिक सुरक्षित इलाके के भीतर लगने वाले उस सीक्रेट जादुई मेले के उस रहस्यमय रूप और साधकों की उस अनोखी जीवन शैली का साक्षात दीदार बहुत करीब से कर सके कि लोग कैसे व्यापार करते हैं। ठीक अगली सुबह जब आसमान के पूर्वी कोने पर सूरज की पहली सुनहरी किरण फूटी, तो लुचंगशेंग बहुत ही मुस्तैदी के साथ कदम बढ़ाता हुआ उस पावन ग्रीन बैम्बू वैली के मुख्य चौक पर आयोजित होने वाले उस बहुप्रतीक्षित जादुई मेले यानी के मुख्य प्रांगण के भीतर पूरी तरह से जा पहुंचा। कबीले के बड़ों की तरफ से उस जादुई मेले के आयोजन के लिए घाटी के भीतर जिस सबसे खूबसूरत और बेहद पावन जगह को चुना गया था, उसे पूरी दुनिया बहुत ही आदर के साथ जुसिन लेक के नाम से जानती थी, जो साक्षात नीले और पारदर्शी पानी से लबालब भरी हुई एक बहुत ही दिव्य और विशालकाय झील थी, जिसके चारों किनारों के ऊपर बड़ों की तरफ से बहुत ही सुंदर संगमरमर के आलीशान मंडप, ऊंचे टॉवर्स और पानी के ऊपर तैरते हुए बेहद खूबसूरत वाटरसाइड टेरेस यानी वाटरसाइड टेरेसेस का एक बहुत ही शानदार और नक्काशीदार आर्किटेक्चर पूरी तरह से खड़ा किया गया था, जो देखने में साक्षात देवलोक जैसा सुंदर था। पानी के ऊपर बने हुए इन्हीं आलीशान मंडपों और खूबसूरत वाटरसाइड टेरेस के भीतर बैठकर इस महानलू कबीले के जितने भी दूर दूर से आए साधक और बड़े बुजुर्ग थे, वे सब के सब अपने साथ लाए उन सभी नायाब जादुई हथियारों, कीमती जड़ी बूटियों और जादुई सामग्रियों को, जिन्हें वे बेचना या एक्सचेंज करना चाहते थे, उन्हें पत्थरों की गोल मेजों के ऊपर बहुत ही सलीके से सजाकर पूरी तरह बैठ चुके थे। या फिर कुछ चतुर साधकों ने तो अपनी मेजों के सामने लकड़ी के बहुत ही साफ सुथरे बोर्ड टोंग रखे थे, जिन बोर्ड्स के ऊपर बड़े अक्षरों में यह सूचना साफ तौर पर लिखी हुई थी कि उन्हें अपनी साधना के अगले पायदान पर जाने के लिए इस समय बाजार से किस विशेष प्रकार की दुर्लभ जादुई औषधि, प्राचीन जादुई बूटी या किसी जादुई संसाधन की सख्त जरूरत है, जिसे दुई पत्थर फेंककर तुरंत खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। चांगशेंग को झील के किनारे घूमते हुए इस बात का साक्षात अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वह सुबह के इस मोड़ पर शायद बहुत ज्यादा जल्दी इस मेले के प्रांगण के भीतर कदम रख चुका था, या फिर सचमुच इस वीआईपी इलाके के भीतर रहने वाले साधकों की कुल आबादी ही इतनी ज्यादा कम थी कि पूरे प्रांगण के भीतर नजर मत दौड़ाने पर महज केवल 10 के आसपास ही साधक अपनी मेजों के ऊपर छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए बहुत ही सुस्त हालत में चुपचाप बैठे दिखाई दे रहे थे, जो मेले की रौनक को फीका बना रहा था। पत्थरों की उन मेजों के ऊपर बेचने के लिए जो साजो सामान सजा कर रखा गया था, वह बहुत ही बिखरा हुआ, बेहद साधारण और मामूली दर्जे की टूटी-फूटी जादुई चीजें ही थी, जिनमें से एक भी वस्तु चांगशेंग की उस जादुई ताबीज बनाने की उच्च कोटि की कला या उसकी अपनी अमर साधना के मार्ग के लिए दूर-दूर तक रत्ती भर भी बिल्कुल काम की या किसी उपयोग की कतई साबित नहीं होने वाली थी। लू चांगशेंग ने बहुत ही मायूस कदमों के साथ झील के उन चारों आलीशान मंडपों के चक्कर काटे और थोड़ी देर तक वहां धूल छानने के बाद जब उसे उस पूरे प्रांगण के भीतर रत्ती भर भी कोई रस या कोई मजेदार चीज दिखाई नहीं दी, तो उसने मन के भीतर इस मेले को पूरी तरह से बोरिंग और बकवास घोषित कर दिया और बिना एक पल का भी समय गंवाए सीधे वापस अपनी उस आलीशान हवेली की तरफ लौटने का पक्का मन बना लिया। ठीक इसी पल जैसे ही लू चंगशेंग ने निराशा के साथ अपने भारी कदमों को आगे बढ़ाया और उस तैरते हुए वाटर साइड पवेलियन की मुख्य सीढ़ियों से उतरकर बाहरी सड़क पर अपने कदम रखे, तो ठीक सामने के मोड़ से साक्षात दो बेहद खूबसूरत और जवान औरतें एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए बहुत ही मस्तानी और मदहोश कर देने वाली चाल के साथ सीधे उसी की तरफ आगे बढ़ती हुई साफ दिखाई दी। चांगशेंग ने जैसे ही अपनी नजरें सामने की तरफ उठाईं, तो उसने पहली नजर में ही उन दो औरतों में से एक महिला के उस पावन चेहरे को बहुत ही आसानी के साथ पलक झपकते ही पहचान लिया, क्योंकि वह कोई और नहीं
बल्कि खुद इस महान लू कबीले की सबसे बड़ी और प्रतापी राजकुमारी यानी खुद मिस लू मियाओगे थी, जो चांगशेंग के दिल में एक विशेष स्थान रखती थीं। कबीले की यह सर्वोच्च राजकुमारी आज के दिन बहुत ही सादगी भरे पर बेहद गरिमामयी और शालीन लिबास के भीतर, जहां उसने अपने उन साक्षात बादलों जैसे घने और काले लंबे जादुई बालों को पीछे की तरफ समेटकर साक्षात चांद की सफेदी जैसी एक बहुत ही मुलायम और पवित्र मखमली मून वाइट रिबन के साथ बहुत ही सलीके से बांध रखा था, जो उसके पावन चेहरे की सादगी को साक्षात किसी राजघराने की महारानी की तरह बेहद शालीन, सुरुचिपूर्ण और हद से ज्यादा गरिमामयी पूरी तरह से बना रहा था। उसने अपने कोमल शरीर के ऊपर दूध जैसी सफेद, एकदम साफ और सादगी से लबालब भरी हुई एक बहुत ही ढीली ढाली सूती सफेद ड्रेस पहन रखी थी, जिसके ऊपर सोने या चांदी का कोई भी भड़कीला गहना या कोई सांसारिक आभूषण दूर दूर तक रत्ती भर भी बिल्कुल मौजूद नहीं था। पर इसके बावजूद उस सफेद लिबास के भीतर से मिसलू मियाओजे के पूरे वजूद से साक्षात इस नश्वर संसार की सीमाओं से परे किसी दूसरी दुनिया की अलौकिक आभा, बेहद परिष्कृत सौंदर्य और साक्षात देवलोक की किसी पवित्र अप्सरा जैसी दिव्य और अचूक जादुई लय हवा में चौबीसों घंटे साक्षात बहती हुई महसूस हो रही थी, मानो वह साक्षात स्वर्ग से उतरकर आई कोई पावन परी हो जो धरती पर विचर रही हो। हालांकि उन राजकुमारी मिस लू मियोगे के ठीक बगल में जो दूसरी अत्यंत खूबसूरत जवान औरत उनके हाथों में हाथ डाले बहुत ही बिंदास अंदाज में चल रही थी, वह चांगशेंग के लिए साक्षात एक पूरी तरह से अजनबी और बिल्कुल नई शख्सियत थी, जिससे लुचेंगशेंग अपने पिछले 2 सालों के पूरे जीवन के सफर में इस कबीले की सरहद के भीतर कभी जीवन में बिल्कुल नहीं मिला था और न ही उसके बारे में कुछ जानता था। पर जैसे ही लुचेंगशेंग की पैनी नजरें उस दूसरी अजनबी जवान औरत के उस साक्षात कयामत ढा देने वाले हुस्न और उसके उस फौलादी बदन के ऊपर जाकर टिकी, तो चांगशेंग का वह मर्दाना और चतुर दिमाग साक्षात एक ही सेकंड के भीतर पूरी तरह सुन्न रह गया, और वह चाहकर भी अपनी आंखों की पुतलियों को उस औरत के बदन से हटाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ, और वह लगातार टकटकी लगाए बहुत ही दीवानगी के साथ उस औरत के हुस्न का दीदार करने के लिए पूरी तरह मजबूर हो गया। शारीरिक बनावट और चेहरे के नैन नक्श को देखने से वह अजनबी सुंदर औरत उम्र के पायदान पर साक्षात पूरे 18 से 19 साल की एक बहुत ही मदमस्त, अल्हड़ और बेहद कयामत ढा देने वाली जवान सुंदरी साफ तौर पर महसूस हो रही थी, जिसकी खूबसूरती का मारक स्तर इतना ज्यादा बुलंद था कि पहली नजर में देखने पर उसका वह प्रतापी चेहरा हुबहू बगल में खड़ी कबीले की राजकुमारी मिज़लू मियोज के चेहरे से साक्षात पूरे 7 से 8 हिस्सों तक पूरी तरह मेल खाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था, मानो वे दोनों एक ही सांचे से ढलकर बाहर आई हों। हालांकि चेहरे की इस साक्षात समानता के होने के बावजूद उस अजनबी सुंदरी के चेहरे पर किया गया वह बेहद तीखा और आधुनिक जादुई मेकअप, उसके बदन को ढंकने वाले वे बेहद भड़कीले और कामुक कपड़े और पूरे प्रांगण की हवा के भीतर तैरता हुआ उसका वह साक्षात पुरुषों को अपने कदमों में झुका देने वाला खूंखार, घमंडी और असीम कामुक मिजाज यानी उसका वह टेम्परामेंट बगल में खड़ी कबीले की सीधी सादी राजकुमारी मिसलू मियोजे के उस पावन और शांत मिजाज के मुकाबले सीधे तौर पर पूरी तरह से जुदा, एकदम विपरीत और बेहद खूंखार साबित हो रहा था, जो चांगशेंग के होश उड़ाने के लिए काफी था। उस अजनबी सुंदरी ने अपने चेहरे के ऊपर बहुत ही बारीक, तीखा और बेहद आकर्षक जादुई मेकअप कर रखा था, और अपने उन साक्षात रात के अंधेरे जैसे चमकीले जेट ब्लैक जादुई बालों को पीछे की तरफ समेटकर गहरे सुनहरे रंग के एक बहुत ही कीमती और राजसी जादुई हेयर एक्सेसरी के साथ बहुत मजबूती से बांध रखा था, जिसके भीतर से बालों की को रेशमी लटें आजाद होकर उसके सामने के उभरे हुए सीने के दोनों किनारों की तरफ बहुत ही मदहोश कर देने वाले अंदाज में नीचे लटक रही थी, और इसके साथ ही साथ उसके साक्षात दूध जैसे और बेहद कोमल कान के निचले हिस्सों पर साक्षात इस जादुई दुनिया के सबसे कीमती और काले चमकीले जादुई रत्न यानी ऑब्सिडियन पत्थरों से तैयार किए गए 2 बेहद चमकदार और बड़े-बड़े जादुई टॉप्स यानी ईयरिंग्स हवा के झोंकों के साथ बहुत ही कामुक अंदाज में हिल रहे थे, जो किसी भी साधक का दिल चुराने के लिए काफी थे। उसने अपने उस साक्षात सांचे में ढले हुए फौलादी बदन के ऊपर रात के घने अंधेरे जैसा बहुत ही काले रंग का, हद से ज्यादा कामुक, बेहद टाइट और कंधों से पूरी तरह नीचे की तरफ खिसका हुआ ऑफ शोल्डर जादुई गाउन पहन रखा था, जिसके ऊपर सोने के चमकीले धागों से बहुत ही बारीक और जादुई नक्काशी की गई थी, और वह टाइट ड्रेस उस सुंदरी के बदन के उन सभी मदहोश कर देने वाले उतार चढ़ाव, उसकी उस पतली कमरिया और उसके उस साक्षात पुरुषों के दिमाग को पाक कर देने वाले सुडौल और सुगठित सुडौल फिगर को पूरे प्रांगण के सन्नाटे में इस तरह से उभार कर साक्षात नुमाइश कर रही थी कि सामने खड़े किसी भी मर्द के दिल के भीतर उसके इस साक्षात कयामत ढा देने वाले हुस्न को लेकर रत्ती भर भी कोई शक या कोई गुंजाइश कतई नहीं बचती थी कि वह इस कबीले की सबसे बड़ी हुस्न की मल्लिका है, उस अजनबी सुंदरी के पैर के
टखनों तक झूलने वाले उस काले गाउन का जो असली डिजाइन था वह हुबहू प्राचीन काल के उस प्रसिद्ध च्योंगसम लिबास के समान ही बेहद आधुनिक था, जिसके चलते उस गाउन के दोनों किनारों की तरफ साक्षात जांघों के ऊपरी हिस्से से लेकर पैरों के नीचे तक सीधे दो बहुत ही ऊंचे और बेहद तीखे कट्स यानी हाई स्लिट्स बहुत ही बेबाकी के साथ कटे हुए थे, जिसके चलते जब वह सुंदरी सड़क पर अपने कदम आगे बढ़ाती थी तो उन कट्स के भीतर से उस औरत की साक्षात मांसल और पूरी तरह से सुगठित भरी हुई गोल जांघों और साक्षात सफेद संगमरमर की गोल लाठियों जैसे सुंदर और सुडौल पिंडलियों की एक बहुत ही कामुक और बेहद मदहोश कर देने वाली साक्षात झलक पूरे प्रांगण के सन्नाटे में बार बार हवा में साफ तौर पर उजागर हो रही थी, जो किसी भी साधक को साधना के मार्ग से भटकाने के लिए काफी थी। हालांकि चांगशिंग के उस चतुर और अनुभवी दिमाग को सबसे बड़ा भयंकर झटका तो उस समय लगा जब उसकी खोजी नजरें उस सुंदरी के उन खूबसूरत लंबे पैरों के ऊपर जाकर टिकी, क्योंकि इस कड़वे सच को चाहकर भी झुठलाया नहीं जा सकता था कि उस सुंदरी के वे सुंदर और मदहोश कर देने वाले लंबे पैर इस जादुई दुनिया की आम औरतों की तरह सीधे न साफ या बर्फ जैसे सफेद बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि इसके विपरीत उस सुंदरी ने अपने उन दोनों लंबे पैरों के ऊपर साक्षात किसी तितली के पंखों या टिड्डे के पंखों जितनी ज्यादा बारीक पारदर्शी और काले रंग के जादुई रेशम के धागों से तैयार की गई एक बहुत ही पतली और बेहद कामुक जादुई जुराब यानी ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स की एक पूरी परत ऊपर से नीचे तक बहुत ही टाइट पहन रखी थी, जो पैरों को ढकने के बावजूद उसके उन सुडौल टांगों के उस असली कामुक उभार को सीधे कई गुना ज्यादा कामुक, बेहद शरहरा, जानलेवा और साक्षात पुरुषों के दिल पर छुरियां चला देने वाला भयंकर आकर्षक पूरी तरह से बना रही थी, जिसे देखकर चांगशिंग के पैरों तले की जमीन खिसक गई। लूचेंग के अचरज और उसके भारी कौतूहल की सीमा तो उस समय साक्षात सातवां आसमान पार कर गई जब उसने अपनी आंखों को थोड़ा सा और ज्यादा सिकोड़कर उस सुंदरी के पैरों के निचले तलवों की तरफ बहुत ही ध्यान से देखना शुरू किया तो उसे साक्षात इस महाअद्भुत सच का दीदार हुआ कि पैरों में उन जादुई ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स को पहनने के साथ ही साथ वह अजनबी सुंदरी अपने तलवों के नीचे साक्षात काले और सुनहरे रंग की जादुई पट्टियों से सुसज्जित एक बहुत ही ऊंची, बेहद पतली और अपनुकीली एड़ी वाली सैंडल यानी हाई हील्स स्टिलेटोस पहनकर बहुत शान से चल रही थी, जो साधना की दुनिया में असंभव था। उस सुंदरी के सैंडल के पीछे की तरफ बनी हुई वह साक्षात किसी लोहे की सुई जैसी नुकीली एड़ी आकार के मामले में साक्षात पूरे 3 से 4 इंच की एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा ऊंचाई पर पूरी तरह टिकी हुई थी, जो सड़क पर चलते समय टिक टिक की एक बहुत ही जादुई और मादक आवाज पैदा कर रही थी। और वह ऊंची एड़ी उस सुंदरी के टांगों के निचले हिस्सों और उसकी पिंडलियों की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ इस तरह कसकर खींच रही थी कि उसके पैरों का वह असली कर्व और उसकी वह कामुक बनावट सामने खड़े चांगशिंग की आंखों के भीतर साक्षात किसी अप्सरा के सीधे जादू की तरह बार बार तीर बनकर चुभ रही थी। और वह सैंडल सचमुच इस पूरी जादुई दुनिया के भीतर किसी भी औरत के पैरों के हुस्न को सीधे 1000 गुना ज्यादा जानलेवा और कामुक बना देने वाला साक्षात एक कालजयी और नायाब मास्टरपीस साबित हो रही थी, जिसे चांगशेंग ने पहली बार देखा था। वह अजनबी सुंदरी पूरी सड़क के ऊपर साक्षात किसी साम्राज्य की घमंडी महारानी की तरह बेहद क्रूर, असीम गौरवमयी, हद से ज्यादा आलीशान और पुरुषों के दिलों को चुटकी देने वाले एक भयंकर कामुक अंदाज के साथ बहुत ही शान से तनकर खड़ी हुई थी। और ऊंचाई के मामले में तो वह अपने बगल में खड़ी कबीले की सीधी सादी राजकुमारी मिस्लू मियोज के मुकाबले भी सीधे पूरे आधे सिर की ऊंचाई के साथ बहुत ज्यादा लंबी और फौलादी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जो उसके रसूख को बयां कर रहा था। चांगशेंग की उन साक्षात चोरों जैसी पैनी और वासना से लबालब भरी आंखों को लगातार अपने बदन के गुप्त हिस्सों और अपनी उन ब्लैक सिल्क टांगों के ऊपर बिना पलक झपकाए टकटकी लगाए देखते हुए पाकर उस काले गाउन और जानलेवा हाई हील्स वाली घमंडी सुंदरी के चेहरे के ऊपर अचानक असीम नफरत और भारी गुस्से का एक बहुत ही भयंकर उबाल आ गया और उसने अपनी कमान जैसी भौहों को पूरी तरह सिकोड़ते हुए अपनी सुरीली आवाज को साक्षात किसी बर्फीली गुफा के भीतर बहने वाले ठंडे पानी के झरने की तरह एकदम क्रूर, बर्फीला और जानलेवा बनाते हुए चांगशेंग के मुंह पर सीधे डांट लगाते हुए कहा कि अरे ओ नीच और छिछोरे इंसान, तू इस तरह अपनी आंखों को फाड़कर मेरे बदन के हिस्सों की तरफ आखिरकार क्या देख रहा है? और अगर तूने अगले 1 सेकंड के भीतर अपनी इन आवारा और चोरों जैसी गंदी आंखों की इन पुतलियों को मेरे इन पैरों के ऊपर से तुरंत वापस नहीं हटाया, तो मैं खुद कबीले के कड़े कानूनों के दम पर अपनी जादुई तलवार से तेरी इन दोनों आंखों को तेरी इस खोपड़ी से खोदकर हमेशा के लिए बाहर फेंक दूंगी, जिसके बाद तू जीवन भर अंधा होकर रेंगता रहेगा। अपनी छोटी बहन के मुंह से अचानक भरे बाजार के बीच में एक नए ताबीज मास्टर के प्रति इतनी ज्यादा कड़वी, तीखी और सीधे जान से मारने की खूंखार धमकी को सुनते ही राजकुमारी मिस लू मियोगे का चेहरा शर्म और अचरज के मारे एक झटके में पूरी तरह से लाल हो उठा और उन्होंने बहुत ही घबराए हुए अंदाज में आगे बढ़कर अपनी उस
बेकाबू छोटी बहन की कलाई को अपने हाथों में बहुत मजबूती से भींचा और उसे डांटते हुए बहुत ही दबी आवाज में कहा कि अरे ओ मेरी पागल बहन हुअन हुअन, तू जरा अपने इस गुस्से पर काबू रख। और इस तरह भरे बाजार के बीच में कबीले के एक प्रतिष्ठित साधक का सरेआम अपमान करना बंद कर, क्योंकि यह हमारे खानदान की मर्यादा के पूरी तरह खिलाफ है। अपनी बहन को चुप करवाने के तुरंत बाद मिस लू मियोगे ने बहुत ही शालीनता और बेहद विनम्रता के साथ अपनी उन पावन आंखों के भीतर एक बहुत ही गहरा खेद और असीम क्षमायाचना का भाव सजाते हुए लू चैंगशिंग के उस हैरान चेहरे की तरफ देखा, मानो वे अपनी इस बदतमीज छोटी बहन की इस खूंखार गुस्ताखी और उसकी इस बदजुबानी के बदले चांगशिंग से अंदर से माफी मांग रही हों। लू चैंगशिंग ने जैसे ही कबीले की राजकुमारी की उस आदरणीय और माफी से भरी नजर को अपने चेहरे पर टिकते हुए देखा, तो उसके चतुर दिमाग को भी साक्षात इस बात का पूरा एहसास हो गया कि आज सुबह के इस मोड़ पर हुस्न की इस साक्षात मल्लिका को देखकर वह सचमुच अपने होश पूरी तरह से गंवा बैठा था और मर्यादा की उस असली रेखा को लांघकर इस औरत के पैरों को घूरने के मामले में उससे सचमुच और भारी बचपना पूरी तरह से घटित हो चुका था, जो उसे कतई शोभा नहीं देता था। हालांकि चांगशिंग के दिल के भीतर छिपे हुए उस असली सच को देखा जाए तो उसके इस तरह मर्यादा लांघकर घूरने के पीछे का जो असली कारण था, वह कोई घटिया वासना या कोई नीच इरादा दूर दूर तक रत्ती भर भी बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसके इस अचरज का असली और एकमात्र कारण सिर्फ इतना सा था कि चांगशेंग ने अपने जीवन के सफर में इस कड़े साधना के माहौल, इन रूढ़िवादी साधकों और प्राचीन अमर गुरुओं से लबालब भरी इस जादुई दुनिया के भीतर आज के दिन साक्षात अपनी नग्न आंखों के सामने आधुनिक युग की उन प्रसिद्ध ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स और नुकीली एड़ी वाली जानलेवा हाई हील्स जैसी बेहद कामुक पश्चिमी विलासिता की चीजों को साक्षात साक्षात वजूद में आते हुए देखने की कल्पना अपने जीवन के किसी भी सपने के भीतर दूर डीप कतई नहीं की थी, जिसके चलते वह पूरी तरह हैरान रह गया था। और इसके साथ ही साथ इस कड़वे सच से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था कि उस अजनबी सुंदरी के उस गहरे सुनहरे रंग के राजसी ऑफ शोल्डर गाउन के साथ पहने गए वे काले रंग के बारीक सिल्क के जुराब और पैरों के नीचे टिकी हुई वह साक्षात्कार जैसी नुकीली हाई हील्स की जो असली मैचिंग और जो कामुक कॉम्बिनेशन था, वह सचमुच पूरे प्रांगण की हवा के भीतर साक्षात बिजली की कड़क जैसा एक बहुत ही भयंकर, अचूक और साक्षात पुरुषों के दिमाग की नसों को फाड़ देने वाला एक ऐसा मारक सम्मोहन पूरी तरह से पैदा कर रहा था, जिसे चाहकर भी अनदेखा करना नामुमकिन था। उस औरत के पूरे वजूद से साक्षात एक साम्राज्य की घमंडी महारानी जैसा एक बहुत ही ऊंचा, कुलीन और असीम घमंडी रसूख चौबीसों घंटे साक्षात बाहर छलक रहा था। और ठीक उसी पल उस कुलीन घमंड के मलबे के नीचे से पुरुषों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली एक बहुत ही तीखी, कामुक और बेहद मादक सेडक्टिव आकर्षण की जो एक साकत जादुई लहर बाहर आ रही थी, उसने चांगशिंग जैसी चतुर खोपड़ी के पहरे को भी पलक झपकते ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और उसकी आंखें बार बार उस हुस्न का दीदार करने के लिए मजबूर हो गई थीं। लू चांगशेंग ने इस नाजुक मोड़ पर खड़े होकर रत्ती भर भी अपना मानसिक आपा कतई नहीं खोया और उसने बहुत ही गरिमामयी, उदार और एक बहुत बड़े ऊंचे खानदान के रसूखदार साधक की तरह बहुत ही बेबाकी के साथ अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाया और मिस्लू मियोजी के सामने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़कर बहुत ही शालीनता से झुकते हुए एकदम शांत और मधुर आवाज में कहा कि चांगशिंग इस पावन कबी इपीले की सबसे बड़ी और आदरणीय राजकुमारी मिस्लू मियोग के चरणों में अपना सिर झुकाकर आदर सहित प्रणाम निवेदित करता है। उसने फिर अपनी नजरें घुमाकर उस काले गाउन वाली सुंदरी की तरफ देखा और बहुत ही बड़प्पन के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि और आज के इस पावन दिन कबीले की इस दूसरी परम प्रतापी और बेहद सुंदर छोटी राजकुमारी के चरणों में भी चांगशेंग का सादर प्रणाम स्वीकार हो और मैं भरे दिल के साथ अपनी इस अशिष्टता और अपनी आंखों की इस छोटी सी भूल के लिए आप दोनों महान देवियों के सामने बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अचानक कबीले के इस सूने रास्ते पर साक्षात 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 स्वर्ग की दो अप्सराओं को एक साथ अपने सामने प्रकट होते हुए देखकर मेरा यह साधारण दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह सुन्न रह गया था, जिसके चलते मुझसे यह भूल हो गई। अगर आज से ठीक 2 साल पहले का वह पुराना डरपोक और एक मामूली सा असहाय लुचांगशेंग यहाँ खड़ा होता, तो भरे बाजार के बीच हुस्न की ऐसी बड़ी देवी के मुंह से इस तरह की तीखी डांट और आंखें निकाल लेने की खुखार धमकी को सुनते ही शम भारी बेइज्जती और डर के मारे उसका पूरा बदन पसीने से भीग जाता और वह रोते हुए वहां से दुम दबाकर तुरंत भाग खड़ा होता। पर आज के इस बदलते हुए मोड़ पर खड़ा हुआ यह नया लुचांगशेंग साक्षात साधना की दुनिया का एक प्रामाणिक ताबीज मास्टर बन चुका था, जिसकी हरम के भीतर पहले ही से पूरे 3 सुंदर पत्नियां और 6 6 बेहद कामुक उपपत्नियां रात दिन उसकी सेवा में पलके बिछाए बैठी रहती थीं और वह न जाने कितने ही
छोटे छोटे मासूम बच्चों का एक प्रामाणिक और स्वाभिमानी पिता बन चुका था, जिसके चलते महिलाओं के बदन के हुस्न और इस तरह के तीखे ताने सुनने के मामले में उसका दिल अब बच्चों की तरह रत्ती भर भी कतई नहीं घबराता था और उसे इस छोटी सी घटना से अपने दिल के भीतर रत्ती भर भी कोई बेइज्जती या कोई शर्मिंदगी कतई महसूस नहीं हो रही थी। और वैसे भी चांगशेंग के दिल के भीतर छिपा हुआ उसका वह व्यावहारिक किसान दिमाग साफ कहता था कि इस नश्वर ब्रह्मांड के भीतर लजीज खाना खाना और एक अत्यंत खूबसूरत जवान औरत के बदन के हुस्न को अपनी आंखों से निहारना तो साक्षात विधाता की तरफ से हर एक जिंदा मर्द की नसों के भीतर फूंक दी गई साक्षात उसकी अपनी असली इंसानी फितरत यानी ह्यूमन नेचर का सबसे बुनियादी नियम माना जाता है, जो पूरी तरह से शाश्वत है। तो ऐसी शाश्वत इंसानी फितरत के चलते जब जीवन के सफर में पहली बार किसी मर्द की नग्न आंखों के सामने काले रेशम की जुराबों यानी ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स और हाई हील्स के भीतर लिपटी साक्षात कयामत जैसी टांगे अचानक आकर खड़ी हो जाएं, तो उस हुस्न को दोबारा मुड़कर देखना तो साक्षात कुदरत का सबसे पहला और स्वाभाविक नियम है, तो इसमें फालतू का रोना रोने की क्या जरूरत है। हालांकि मिस्लू मियोज के मुंह से निकले उन बेहद कोमल शब्दों और उन दोनों औरतों के चेहरों के नैन नक्श की उस अद्भुत समानता को बहुत ही बारीकी से टटोलने के बाद चांगशिंग के चतुर दिमाग के भीतर अचानक इस सच का साक्षात धमाका हुआ कि अरे ये दोनों खूबसूरत औरतें तो दूर दूर की कोई साधिकाएं बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ये दोनों सगी सगे खून का ताल्लुक रखने वाली आपस में सगी बहनें यानी सिस्टर्स हैं, जो कबीले के सर्वोच्च मुखिया की बेटियां हैं, जिसे जानकर चांगशिंग अंदर से थोड़ा हैरान जरूर हुआ। चांगशिंग ने अपने मन के भीतर इस सच को सोचकर गहरी सांस ली कि अरे, विधाता के इस जादुई रंगमंच का यह कैसा अनोखा खेल है कि एक ही माँ बाप के पेट से जन्म लेने के बावजूद इन दोनों सगी बहनों के अपने खुद के आंतरिक मिजाज, उनकी जीवन शैली, उनके पहनने के कपड़ों की पसंद और उनके इस उठने बैठने के असली व्यक्तित्व के भीतर साक्षात जमीन और आसमान जितना ज्यादा भयंकर, विपरीत और पूरी तरह से जुदा फर्क साक्षात वजूद में आ चुका है, जो देखने लायक है। कबीले की बड़ी राजकुमारी मिस्लू मियोगे ने चांगशिंग के चेहरे पर तैरते हुए उस बड़प्पन और उसकी उस विनम्रता को देखकर बहुत ही मीठी और कोमल आवाज में चांगशेंग से पूछा कि अरे लू चांगशेंग, तुम सुबह के इस बेहद शांत मोड़ पर अपने विला के एकांत को छोड़कर कबीले के इस सूने झील के किनारे आखिरकार किस विशेष जादुई चीज या किसी सांसारिक सामान को खरीदने की खोज में यहां तक चले आए हो। लू चांगशेंग ने मिस लू मियोगे की उस पावन आवाज को सुनकर बहुत ही आदर के साथ अपना सिर झुकाया और कहा कि मिस लू मियोगे, दरअसल कल शाम के समय जब हमारे आदरणीय मामाफू मेरी दहलीज पर आए थे, तो उन्होंने चलते चलते बहुत से मेरे कानों में यह सूचना दी थी कि इस पावन घाटी के भीतर हर महीने की पहली तारीख को तड़के ही से कबीले के साधकों के बीच एक बहुत ही सुंदर और बेहद प्राइवेट जादुई मेले का आलीशान आयोजन किया जाता है। तो बस अपने इसी सीधे दिल के भीतर छुपे उस भारी कौतूहल और बड़ों के इस मेले को देखने की तीव्र इच्छा के चलते मैंने आज सुबह यहाँ कदम रखा, ताकि मैं भी इस मेले का साक्षात दीदार अपनी आंखों से कर सकूं। कबीले की राजकुमारी मिस्लू मियोग ने चांगशिंग की इस मासूम बात को सुनकर बहुत ही प्यारी और कोमल मुस्कान अपने होठों पर सजाई और बहुत ही धीरे से समझाते हुए कहा कि अरे चांगशिंग, तुम इस बात से शायद पूरी तरह अनजान हो कि हमारे कबीले का यह जो सीक्रेट जादुई मेला है, इसकी असली रौनक और यहाँ सभी बड़े साधकों गेस्ट एल्डर्स का अपनी मेजों के साथ आकर पूरी तरह एकत्रित होने का जो असली समय होता है, वह सुबह का यह मोड़ बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि साक्षात दोपहर के 12 बजे के ठीक मध्य का समय यानी नून का वक्त माना जाता है, जिसके चलते तुम आज इस मेले के प्रांगण के भीतर तय समय से सीधे कई घंटे पहले ही बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ आ पहुंचे हो, जिसके चलते तुम्हें यह मेला पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा है। चांगशिंग ने मिसलू म्योगे की इस बात को सुनकर बहुत ही समझदारी के साथ अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तो यह असली बात है, पर मिस्लू म्योगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मुझे आज के दिन इस मेले के भीतर से अपनी साधना के लिए या अपने घर के लिए कोई बहुत बड़ी जादुई वस्तु या कोई कीमती सामान कतई नहीं खरीदना है, बल्कि मैं तो महज अपने इस सीधे दिमाग के भीतर साधना के इस नए माहौल को देखने, कबीले के साधकों की जीवन शैली को समझने और अपने ज्ञान के उस छोटे से दायरे को थोड़ा और ज्यादा बड़ा और व्यापक बनाने यानी अपनी होराइजन्स को व्यापक करने के एकमात्र उद्देश्य से ही यहाँ घूम रहा था। और अब जब मैंने इस पूरी झील और इन चारों मंडपों का पूरा चक्कर काट लिया है, तो मेरे दिल की इच्छा पूरी हो चुकी है और अब मैं सीधे वापस अपने घर की तरफ लौट रहा हूँ। लू चोंगशेंग ने बहुत ही शालीनता के साथ अपना सिर झुकाया और कबीले की उन दोनों राजकुमारियों के सामने दोबारा से कोई भी फालतू की बात या कोई लंबा संवाद कतई आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसका चतुर दिमाग साधना की दुनिया के कड़े व्यावहारिक नियमों से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुका था। असल में चांगशेंग के दिमाग की डायरी में यह नियम साफ तौर पर दर्ज था कि इस क्रूर जादुई दुनिया के भीतर राह चलते किसी अत्यंत खूबसूरत जवान औरत के बदन के हुस्न की तरफ आकर्षित हो जाना और
उसके प्रति अपने दिल के भीतर कौतूहल पालना तो साक्षात कुदरत का सबसे पहला और पूरी तरह स्वाभाविक नियम माना जाता है। पर इसके विपरीत मिस लूमियोग जैसी कबीले की सर्वोच्च राजकुमारी और अकूत जादुई ताकत की मालकिन औरत एक ऐसी ऊंची और बेहद खतरनाक चट्टान के समान मानी जाती है जिसके प्यार के जाल में फंसना या जिसके साथ फालतू के दो शब्द बोलना भी चांगशेंग जैसे से एक बेहद शुरुआती साधक के लिए आने वाले दिनों में साक्षात मौत के वारंट पर साइन करने जैसा ही भयंकर आत्मघाती साबित हो सकता है, जिसके चलते इस तरह की वीआईपी महिलाओं से हमेशा पूरे 100 कदम की दूरी बनाकर पूरी तरह किनारे से निकल जाना ही जान बचाने का सबसे बेहतरीन रास्ता माना जाता है। और वैसे भी भरे बाजार के बीच अगर चांगशेंग जैसा एक मामूली ताबीज मास्टर इस तरह कबीले की राजकुमारी मिस्लू मियोगी के साथ खड़ा होकर हंस हंस कर लंबी बातें और संवाद लड़ाने की कोई बचकानी गुस्ताखी करता हुआ पकड़ा जाता तो कौन जाने इस घाटी के महलों के भीतर छुपकर साधना करने वाले मिसलूस मियो के न जाने कितने ही सो खूंखार आशिक सिरफिरे दीवाने जो कबीले के ताकतवर वारिस और फॉलोअर्स थे, वे चांगशेंग को अपनी राजकुमारी के पास खड़ा देखकर ही जलन के मारे पूरी तरह पागल हो उठते और चांगशेंग को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए अपनी जादुई तलवारें सूतकर उसके पीछे पड़ जाते, जिससे उसकी शांति भंग हो जाती। ठीक इसी पल लू चांगशेंग ने बहुत ही शालीनता और बड़प्पन के साथ अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाया और मिसलू मियाओजे के सामने विदाई का एक आखिरी सादर प्रणाम निवेदित करके बहुत ही तेजी के साथ पीछे मुड़ा और लंबे डग भरता हुआ उस झील के प्रांगण से सीधे अपने घर की तरफ चुपचाप वापस निकल गया। उस दूर जाते हुए लू शेंगशेंग के उस छरहरे और मर्दाने बदन की ओट को अपनी पैनी आंखों से लगातार निहारते हुए मिस लूमियो के ठीक बगल में खड़ी वकाले गाउन और जानलेवा हाई हिल्स वाली घमंडी छोटी बहन जिसका नाम लूमिया हुअन था। उसने अपने उन सुंदर होठों को बहुत ही तिरछी और नफरत भरी मुस्कान के साथ मटकाया और अपनी नाक को सिकोड़ते हुए बहुत ही हिकारत भरे लहजे में कहा कि अरे दीदी, क्या यही वह घटिया इंसान लू चांगशेंग है जिसके ताबीज बनाने के हुनर की तारीफें हमारे कबीले के बड़े बुजुर्ग रात दिन करते नहीं थकते हैं। और यह लड़का तो सचमुच हुबहू उन्हीं भयंकर अफवाहों और कबीले के भीतर उड़ने वाली उन सभी गंदी कहानियों के मुताबिक ही साक्षात पूरे 100% नंबर एक का ठरकी नंबर एक का अय्याश और दुनिया का सबसे बड़ा लंपट औरतबाज इंसान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसके हरम के भीतर पहले ही से पूरे 9 सुंदर पत्नियां और उपपत्तियां रात दिन बिस्तर गर्म करने के लिए मौजूद हैं। पर इसके बावजूद भरे बाजार के बीच खड़े होकर एक संस्कारी लड़की की टांगों को इस तरह नग्न आंखों से घूरने में इस नीच को रत्ती भर भी कोई हया कतई महसूस नहीं होती है। कबीले की बड़ी राजकुमारी मिस्लूम योग ने अपनी छोटी बहन के मुंह से चांगशें के प्रति इतनी ज्यादा नफरत और इतनी कड़वी कड़वाहट को बाहर निकलते हुए सुना तो उन्होंने बहुत ही बुजुर्गवार शांत और बेहद कोमल टोन के भीतर अपनी उस लाडली छोटी बहन के गाल को हल्के से सहलाया और कहा कि अरे ओ मेरी लाडली बहन मिया हुअन, तू दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालने और चांगशेंग को ठरकी बोलने से पहले जरा एक बार खुद शांति से मुड़कर अपने इस खुद के बदन के पहनावे अपनी इस तीखी जीवन शैली और पुरुषों के होश उड़ा देने वाले इस बेहद कामुक हुस्न के इस रूप के ऊपर भी अपनी पैनी नजरें टिकाकर टटोलने की कोशिश कर, क्योंकि आज के दिन भरे बाजार के बीच तेरा यह जो रूप और कपड़ों का यह जो स्टाइल है वह सचमुच हमारी कबीले की मर्यादा के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा भड़काऊ और हद ज्यादा कामुक महसूस हो रहा है, जिससे कोई भी मर्द बहक सकता है अपनी बड़ी बहन के मुंह से अपने कपड़ों की इस साक्षात आलोचना और अपने इस आधुनिक रूप के ऊपर इस तरह की रोक-टोक की बात को सुनते ही उस अल्हड़ और घमंडी सुंदरी लुमियोहवन ने बहुत ही नखरे के साथ अपने उन सुंदर गुलाबी होठों को ऊपर की तरफ पूरी तरह से सिकोड़ लिया और अपनी बड़ी बहन की बात का साक्षात खंडन करते हुए बहुत ही बेबाकी और एकदम बेफिक्री भरे अंदाज में मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि अरे मेरी आदरणीय दीदी, आप भी आखिरकार पुराने जमाने के बड़ों की तरह कैसी रूढ़िवादी और दकियानुसी बातें अपने मुंह से निकाल रही हैं, क्योंकि क्या आज के इस आधुनिक युग के भीतर भी यह कपड़ों का पहनावा साक्षात कोई फालतू का फूडपन या कोई फ्रिवलस चीज मानी जाएगी? क्योंकि साधना की दुनिया का यह शाश्वत नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड के भीतर पैदा हुई हर एक जवान औरत हमेशा केवल और केवल उसी मर्द के सामने सजने संवरने कीमती मेकअप करने और अपने को सुंदर कपड़ों से सजाने का काम दिल से करती है, जिससे वह अपनी रूह की गहराइयों से सच्चा प्रेम करती है। पर दीदी, आप इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लो कि मैं आज के इस पावन दिन इन ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स और इस जानलेवा हाई हील्स के भीतर लिपटे इस रूप को धारण करके यहाँ किसी दूसरे एरे गहरे मर्द या राह चलते चांगशेंग जैसे ठरकी साधकों को रिझाने या उनके दिल के भीतर वासना की आग भड़काने के लिए कतई तैयार होकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यह सारा तीखा श्रृंगार केवल और केवल खुद अपनी अपनी खुशी के लिए
अपने वजूद को बुलंद बनाने के लिए और खुद को आईने के सामने एक क्वीन की तरह देखने के लिए पूरी मज़े से करती हूँ। और मुझे इस बात से रत्ती भर भी कोई फ़र्क कतई नहीं पड़ता है कि राह चलता कोई तीसरा इंसान मेरे इस रूप को देखकर मेरे बारे में अपनी घटिया खोपड़ी के भीतर आखिरकार क्या सोच पाल रहा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी से चलती है। ठीक इसी पल लू चंगशेंग बहुत ही लंबे-लंबे डग भरता हुआ वापस सुरक्षित तरीके से अपनी उस आलीशान नई हवेली के मुख्य प्रांगण के भीतर पूरी तरह से दाखिल हो चुका था और कमरे के सन्नाटे में अकेले बैठकर वह आज सुबह घटित हुई उस महाद्भुत घटना और उन ब्लैक सिल्क जुराबों के उस साक्षात दीदार को याद करके अपने मन के भीतर एक बहुत ही गहरी और असीम संतोष से भरी सांस खींचते हुए बुदबुदाया कि अरे चांगशेंग, आज के इस वाक्य से साक्षात एक बात तो पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि तू साधना के इस मार्ग पर पिछले 2 सालों से लगातार जीने के बावजूद आज के दिन भी इस विशालकाय जादुई ब्रह्मांड और इस प्राचीन साधना की दुनिया के असली मिजाज इसकी इस आधुनिक जीवन शैली और यहाँ छुपकर जीने वाले इन अजीबो-गरीब साधकों के उन गुप्त रहस्यों के बारे में अंदर की गहराइयों से सीधे तौर पर पूरे 100% बहुत ही कम, बेहद सीमित और ना के बराबर ज्ञान ही अपनी खोपड़ी के भीतर रखता है, जिसके चलते तुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चांगशेंग ने अपने सिर को हल्के से झटका और मुस्कुराते हुए अपने अतीत की परतों को टटोलते हुए मन ही मन कहा कि और वैसे भी चांगशेंग, इस सच को चाहकर भी झुठलाया नहीं जा सकता कि तुमने अपनी जिंदगी के शुरुआती पूरे 18 सालों का एक बहुत ही लंबा और बेहद सीधा साधा सफर साक्षात इस नश्वर संसार के एक बहुत ही पिछड़े, बेहद गरीब और मामूली से किसान गांव की मिट्टी के भीतर पूरी तरह से हल चलाते हुए गुजारा था, जहां बिजली और पानी का भी ठिकाना नहीं था। और उस गांव की सरहद से बाहर निकलकर जब कबीले के बड़े साधक तुम्हें जबरदस्ती अपनी पीठ पर लादकर साक्षात उस महाप्रतापी और बादलों के पार बने अमर गुरुओं के मुख्य गढ़ यानी खुद उस पावन चिंगुनसेक के मुख्य मुख्यालय की तरफ लेकर जा रहे थे, तो उस पावन यात्रा के अलावा तुमने अपने पूरे जीवन के सफर में अपने खुद के पैरों के दम पर जिस सबसे दूरदराज और सबसे बड़े सांसारिक वीआईपी शहर का दीदार अपनी इन आंखों से किया था, वह महज तुम्हारे उस जिले का एक छोटा सा साधारण और धूल से सना हुआ जिला मुख्यालय यानी एक छोटा सा टाउन ही हुआ करता था, जिससे ज्यादा बड़ी दुनिया तुमने कभी देखी ही नहीं थी। चांगशेंग ने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी सोच को आगे बढ़ाया कि और अब जब किस्मत के इस अनोखे खेल के चलते विधाता ने मेरा हाथ थामकर मुझे इस महानलू खानदान की दहलीज पर लाकर एक प्रामाणिक साधक बनाकर खड़ा भी कर दिया है, तो पिछले 2 सालों के इस पूरे लंबे सफर के दौरान मुझे इस आलीशान विला और इस कबीले की इन फौलादी चारदीवारी की सरहदों को लांघकर बाहरी दुनिया के बड़े राज्यों, बड़े जादूगरों के शहरों या अमर गुरुओं के बड़े बाजारों के भीतर जाकर अपनी आंखों से दुनिया को टटोलने का कोई भी प्रामाणिक मौका बड़ों की तरफ से दूर दूर तक रत्ती भर भी बिल्कुल मुहैया नहीं करवाया गया है, जिसके चलते आज तक साधना की दुनिया का जो भी कड़वा मीठा ज्ञान, साधकों के नियम और कबीले के जो भी कानून मैंने अपने इस दिमाग के भीतर जमा कर रखे हैं, वह सारा का सारा ज्ञान महज कबीले के पुस्तकालय की उन पुरानी धूल से सनी किताबों के पन्नों को पढ़ पढ़कर और बड़ों के मुंह से सुनी सुनाई बातों के दम पर ही हासिल किया गया किताबी ज्ञान है। तो सी अधूरी हालत के भीतर जीते हुए मेरा यह साधारण दिमाग आखिरकार इस जादुई दुनिया के इन आधुनिक और भयंकर रहस्यों से साक्षात तौर पर वाकिफ हो भी तो कैसे हो सकता था। चांगशिंग ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही दार्शनिक और गहरी मुस्कान लाते हुए आगे सोचा कि पर चांगशिंग, अब तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यह पूरी दुनिया साक्षात अमर देवताओं, दिव्य शक्तियों और साक्षात विधाता के अचूक जादुई चमत्कारों के दम पर चौबीसों घंटे चलने वाली साधना की एक महाअद्भुत और असीम जादुई दुनिया है। तो ऐसी चमत्कारी दुनिया के भीतर घटने वाली घटनाओं और यहाँ के साधकों के इस आधुनिक रहन सहन को भला मैं अपने उस पिछले जन्म के एक बेहद सीमित, संकीर्ण और दो कौड़ी के सांसारिक चश्मे के दायरे के भीतर कैद करके बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण के साथ आंकने की बचकानी भूल अपने जीवन के सफर में आखिरकार कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यह तो पूरी तरह नाइंसाफी होगी। चांगशेंग के दिमाग के भीतर अचानक उसके पिछले जन्म की वे सभी धुंधली यादें साक्षात चलचित्र की तरह बहुत तेजी से घूमने लगीं और उसने हंसते हुए अपने मन से कहा कि और वैसे भी अगर मैं ठंडे दिमाग से अपने उस पिछले जन्म के दिनों की यादों को टटोलने की कोशिश करूं, तो मुझे वो अच्छे से याद आता है कि मेरे उस पिछले जन्म की दुनिया के भीतर बनने वाले जो बड़े-बड़े जादुई एनिमेशन शो, अमर योद्धाओं की फैंटेसी कहानियां और मार्शल आर्ट की जो बड़ी-बड़ी कॉमिक्स और एनीमे हुआ करते थे, उनके भीतर काम करने वाली जो मुख्य सुंदर महिला कैरेक्टर और जो खूंखार योद्धा वीरांगनाएं हुआ करती थी, वे सब की सब अपनी टांगों के हुस्न को निखारने के लिए हुबहू इसी प्रकार की लंबी ब्लैक सिल्क जुराबें और पैरों के नीचे पूरे 4-4 इंच की नुकीली हाई हील्स की सैंडल पहनकर बहुत ही मजे से युद्ध के मैदानों और बाजारों के भीतर राजाओं की तरह घूमती हुई साक्षात दिखाई देती थीं, जो पूरी तरह से नॉर्मल माना जाता था। तो अगर आज हुबहू वही कपड़ों का स्टाइल साक्षात वजूद में आकर मेरे सामने इस असली साधना की दुनिया के भीतर भी पूरी
तरह से जिंदा होकर प्रकट हो चुका है, तो इस छोटी सी बात को लेकर फालतू में अचरज की सीमा पार करना और अपने दिमाग के भीतर भारी सिर दर्द पालना पूरी तरह से बेवकूफ़ी और बचकानी हरकत के सिवा कुछ और बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह से नॉर्मल बात है। लू चांगशेंग ने अपने आलीशान कमरे के भीतर मखमली बिस्तर पर लेटते हुए आज सुबह झील के किनारे घटित हुए उस पूरे तीखे वाक्य और उस घमंडी सुंदरी लू म्योहुआन कि उस जानलेवा डांट की अपने दिमाग की डायरी से पूरी तरह डिलीट कर दिया और उसे अपनी जिंदगी का महज एक बहुत ही छोटा सा साधारण सांसारिक वाकया यानी एक छोटा सा इंसिडेंट मानकर पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि उसके पास करने के लिए इससे बड़े काम मौजूद थे। चांगशेंग के दिमाग के भीतर इस समय साक्षात एक बहुत ही मजेदार और बेहद कामुक विचार रेंग रहा था, जिसके तहत उसने अपने मन ही मन एक बहुत ही गुप्त योजना तैयार करते हुए मुस्कुरा कर कहा कि अरे चांगशेंग, आज भले ही राजकुमारी तेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल कर चली गई, पर उस औरत के पैरों में सजे हुए उन काले जादुई सिल्क के जुराबों और उस नुकीली एड़ी वाली हाई हील्स की सैंडल का जो असली कामुक जादू है, वह सचमुच मर्दों के होश उड़ाने के लिए विधाता का सबसे नायाब हथियार है। तो क्यों न मैं आने वाले दिनों में जब भी कबीले के मुख्य बाजारों या उस बड़े 100 ट्रेजर्स पवेलियन के गुप्त कमरों के भीतर कदम रखूंगा, तो वहां के बड़े दुकानदारों को भारी मात्रा में जादुई पत्थर फेंककर बहुत ही सीक्रेट तरीके से हुबहू इसी प्रकार की कामुक ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स और नुकीली एड़ी वाली हाई हील्स की सैंडलों के पूरे नौ चमकीले सेट बहुत ही आदर के साथ अपने लिए पर्सनल तौर पर जरूर खरीदूंगा। चांगशेंग के इस सीक्रेट जादुई शॉपिंग के प्लान के पीछे का जो असली मकसद था, वह इस जादुई दुनिया के भीतर किसी दूसरी अजनबी साधिका को फंसाना, कोई गंदा अनैतिक संबंध बनाना दूर दूर तक रत्ती भर भी बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसका यह सीधा दिल तो महज इस एकमात्र पवित्र इच्छा के साथ धड़क रहा था कि वह उन सभी कामुक जादुई जुराबों और हाई हील्स की सुंदर सैंडलों को एक बहुत ही नायाब और सुंदर सरप्राइज गिफ्ट के रूप में अपनी उन सभी 9 सुंदर पत्नियों और वफादार उपपत्नियों के कोमल चरणों में पूरी तरह सहेज कर सौंप सके, ताकि एकांत रातों में जब उसके विला के कमरों के भीतर दिए टिमटिमाएं, तो उसकी पत्नियां भी इन ब्लैक सिल्क जुराबों और हाई हील्स को अपने कोमल बदन पर धारण करके साक्षात स्वर्ग की अप्सराओं की तरह सज धज कर चांगशेंग की सेवा में हाजिर हो सकें, जिससे चांगशेंग के वैवाहिक जीवन का वह असली सुख सीधे कई हजार गुना ज्यादा बुलंद और पूरी तरह से आनंदित हो उठे, जो एक मर्द के लिए इस पूरी दुनिया का सबसे परम सुख माना जाता है। और इसी पावन विचार के साथ चांगशेंग गहरी नींद के आगोश में समा गया।